हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें, ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस कर पाएं। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। RBI's Monetary Policy Committee reduced the policy repo rate by how many basis points in its fifth bi-monthly meeting for financial year 26 from December 3rd to December 5th? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक वित्त वर्ष 26 के लिए अपनी 5वीं द्विमासिक बैठक में नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 25 बेसिस पॉइंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो रेट को रिड्यूस किया है 25 बेसिस पॉइंट्स तक, यानी कि 5.50 जो पहले थी वो घटकर अब 5.25% हो चुकी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये डिसीजन अनाउंस किया है। फिफ्थ बाई मंथली मीटिंग थी ये फाइनेंशियल 26 की, जो 3 से 5 दिसंबर के बीच में चली। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ हमारी 8.2% रही है सेकंड क्वार्टर में। जो एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो भी 1.7% तक रिड्यूस हुई है। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी 0.25% तक गिरी है अक्टूबर 2025 में। जो एमपीसी है गवर्नर संजय मल्होत्रा के तहत, इन्होंने अब तक 125 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट कट किया है पिछले 4 ओकेजन में, मतलब जैसे संजय मल्होत्रा जो है आए हैं तब से। 11 दिसंबर 2024 में इन्होंने टुक ओवर किया था आरबीआई को। अच्छा, जो ये रिडक्शन किया गया, अब इससे इंटरेस्ट रेट्स में कमी देखने को मिलेगी बोरोवर्स के लिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये 5% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये 5.5% रहेगा। आरबीआई का न्यूट्रल स्टैंस रहने वाला है, यानी कि आगे आने वाली पॉलिसी में जो मीटिंग होगी उसमें घटा भी सकते हैं पॉलिसी रेट, बढ़ा भी सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कंडक्ट करने की डिसाइड की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये परचेज करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए तक की। साथ ही 3 साल का यूएसडी इन रेट बाय सेल स्वैप भी करेंगे 5 बिलियन इन्वेस्टरों का दिसंबर में। आरबीआई ने फाइनेंशियल 26 के लिए जो टीवी ग्रोथ एस्टिमेट है उसको रेज किया है, 7.3% कर दिया है, पहले 6.8% बताया था। क्वार्टरली देखें तो थर्ड क्वार्टर में 7%, फोर्थ क्वार्टर में 6.5%, और जो हमारा फाइनेंशियल 27 होगा उसके फर्स्ट क्वार्टर में 6.7%, सेकेंड क्वार्टर में 6.8%। सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी इन्होंने कट की है, आरबीआई ने 2% कर दिया है, पहले 2.6% था। क्वार्टर वाइज देखें तो थर्ड क्वार्टर में 0.6%, फोर्थ क्वार्टर में 2.9%, फाइनेंशियल 27 के फर्स्ट क्वार्टर में 3.9% और सेकेंड क्वार्टर में 4% बताया है। नेक्स्ट आरबीआई एमपीसी मीटिंग 4 से 6 फरवरी 2026 को होगी। काशी तमिल संगमम 4.0 was inaugurated in which city? काशी तमिल संगमम 4.0 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मदुरई। काशी तमिल संगमम धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, इनकी मौजूदगी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। एक कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंकेज जो है तमिलनाडु और काशी के बीच में, उसको
यहाँ पर मजबूत किया जाता है। थीम है इस साल का जो एडिशन है काशी तमिल संगम, इसका थीम है काशी करकलम लेट अस लर्न तमिल। लगभग 1400 डेलीगेट्स तमिलनाडु से जो है काशी में आए हैं। हु रिसीव द इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज, प्रथम फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, और 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित हुआ, उसी दौरान इनको ये फीफा पीस प्राइज दिया गया फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो के द्वारा। 2026 मेंस वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको होस्ट करेंगे। 11 जून से स्टार्ट होगा ये। 104 मैचेस होंगे इसमें। At what maximum rate will pan masala be taxed under GST according to the Health Security and National Security Cess Bill 2025? स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के अनुसार जीएसटी के तहत पान मसाला पर अधिकतम किस स्तर से कर लगाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 40%। लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसके तहत स्पेशल सेस लगाया जाएगा पान मसाला पर, और जो इससे फंड आएगा उसको पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए यूज़ किया जाएगा। हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 में एक नया सेस ऐड किया गया है जो एग्जिस्टिंग कंपनसेशन सेस है उसको रिप्लेस कर रहा है। आपको बता दें जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो रेवेन्यू होगा वो स्टेट्स के साथ भी, जो सेस आएगा स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो पान मसाला पर मैक्सिमम 40% तक का टैक्स लगेगा। What is the amount of monetary penalty imposed by the RBI on Jammu and Kashmir Bank? आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 99.30 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ कंप्लायंस नहीं किया है। वहीं इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम 2018, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, नो योर कस्टमर डायरेक्शंस, इनका भी अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 3,10,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ट्रू होम फाइनेंस लिमिटेड पर, इन्होंने भी आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 3.10 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है कीर्तना फिनसर्व लिमिटेड पर भी। आरबीआई ने 6.20 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बंसल क्रेडिट्स लिमिटेड पर भी। Which bank has received RBI's in principle approval to convert into a small finance bank? किस बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। इसी के साथ जो फिनो है ये फर्स्ट पेमेंट बैंक हो गया है जिसे इस तरह का अप्रूवल मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक के तहत, उसमें पूरे साल भर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑन टैप का मतलब यही है जो एक्सिस्टिंग पेमेंट बैंक हैं जिन्हें रेजिडेंट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन उनका हो चुका है, 5 साल ऑपरेशन हो गए हैं उन्हें, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया गया था अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड रीजन में सर्व करने के लिए। 2 लाख रुपए पर कस्टमर तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये है कि जो पेमेंट बैंक है ये लैंड नहीं कर सकते, यानी कि उधार नहीं दे सकते। ठीक है, लोन नहीं दे सकते। 6 पेमेंट्स बैंक है भारत में, एयरटेल, फिनो, जियो, इंडिया पोस्ट, एनएसडीएल एंड पेटीएम। आरबीआई गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको मेन कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 15% का रखना होगा अपनी रिस्क वेट एसेट्स का। प्रोमोटर्स एटलीस्ट 40% ऑफ पेड अप वोटिंग इक्विटी उनके पास होनी चाहिए। अगर 40% ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको आपको 5 साल में रिड्यूस करना है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 7 अगस्त को मंजूरी दी थी हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। एमडी एंड सीओ फिनो पेमेंट्स बैंक के ऋषि गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है। अंडर द रिवाइज्ड रूल्स द लोन टेन्योर ऑफ डोमेस्टिक ज्वेलर्स हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 180 डेज टू 270 डेज। संशोधित नियमों के तहत घरेलू आभूषण विक्रेताओं के लिए ऋण अवधि को बढ़ाकर
180 दिन से 270 दिन कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड मेटल लोन स्कीम में अमेंडमेंट्स किए हैं। जो बैंक्स हैं, ज्वेलर्स हैं, एंटिटीज हैं, जो भी गोल्ड मोनेटाइज स्कीम से संबंधित हैं, तो उनके संबंधी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको अपडेट किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होंगे। एक्सटेंडेड रीपेमेंट यानी कि जो लोन टेनर है डोमेस्टिक ज्वेलर्स के लिए, उसको एक्सटेंड कर दिया 180 दिन से बढ़ाकर 270 डेज कर दिया गया है। और जो ये गोल्ड मेटल लोन स्कीम है, ये अब डोमेस्टिक नॉन मैन्युफैक्चरर्स को भी एक्सटेंड की गई है, जो अपनी ज्वेलरी प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं। न्यू टियर्ड एलटीवी लोन टू वैल्यू लिमिट्स इंट्रोड्यूस की गई है रिटेल गोल्ड लोन्स के लिए। जो ओरिजिनल गोल्ड मेटल लोन स्कीम है 1998 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, और फिर इसको रिवैम्प्ड किया गया, गोल्ड मोनेटाइज स्कीम के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया नवंबर 2015 में। हाउ लॉन्ग इज द डोपिंग बैन गिवन टू सीमा पुनिया? सीमा पुनिया पर डोपिंग प्रतिबंध कब तक के लिए लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 16 मंथ्स। फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सीमा पुनिया, इन्हें 16 महीने का डोपिंग बैन दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा। साथ ही डिस्टेंस रनर पूजा यादव और मिडिल डिस्टेंस रनर निकेश धनराज राठौड़ को भी 4 साल का बैन दिया गया है। शॉर्ट पुटर मनजीत कुमार को 6 साल का सस्पेंशन दिया गया है। वहीं मैराथन रनर कुलदीप सिंह और स्टीपल चेजर छवि यादव, इन्हें 4 साल का बैन दिया गया है। ये डोप टेस्ट में फेल हुए हैं सभी। The Government of India and which financial institution signed agreements for 3 loans with worth over 800 million US dollar for projects in Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड गुजरात? भारत सरकार और किस वित्तीय संस्थान ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाओं के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक मूल्य के 3 ऋणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एग्रीमेंट साइन किए हैं 3 लोन के लिए, जो कि 800 मिलियन यूएस डॉलर तक के हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कार्य किए जाएंगे। तो महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलाइजेशन के 500 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए हैं। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं 190.6 मिलियन यूएस डॉलर। गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं 109.97 मिलियन यूएस डॉलर। एक टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट भी दी गई है 1 मिलियन यूएस डॉलर की सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आसाम में। What does Sport Edge stand for? Sports Edge का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जयंत चौधरी, इन्होंने स्पोर्ट एज मेरिट यानी कि स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। और स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल, ब्रिटिश एशियन इंडिया फाउंडेशन और नेस्ट के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। Where did Dr. Jitendra Singh launch India's first indigenous pilot trainer aircraft Hansa 3NG? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी पायलट ट्रेनर विमान हंसा 3NG कहाँ लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सारस मार्क सेकेंड आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी HAP एयरफ्रेम फैब्रिकेशन फैसिलिटी नवी मेट और हंसा 3NG प्रोडक्शन स्टैंडर्ड क्राफ्ट को अनवील किया है CSIR NAL कैंपस बेंगलुरु में। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL CSIR की लेबोरेटरी की है, इन्होंने हंसा 3NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाया है कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए। नवी मेट ये रियल टाइम विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वेदर पैरामीटर्स जो भी एसेंशियल है सेफ लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए वो प्रोवाइड कराता है नवी मेट। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द रैम्प स्कीम एंड इट्स टीम इनिशिएटिव? रैम्प योजना और इसकी टीम पहल किस मंत्रालय के तहत आती है? राइट आंसर ऑप्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जो कि एक सब स्कीम है रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस रैम की, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के तहत, ठीक है। तो इसका जो इनिशिएटिव है ये 270.35 करोड़ रुपए का है 3 साल तक का, 2024 से 2027 तक का। ये पार्लियामेंट में बताया गया स्टेटमेंट दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है, पूछ लेते हैं ना स्कीम। तो जो टीम स्कीम है MSMEs को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट बैक डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क, जिन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहते हैं हम, ठीक है, जो कि रेडीमेड ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्रोवाइड कराता है। MSME team initiative initiates to benefit 5 lakh MSMEs, of which 50% are to be women on MSE.
व्हाट वाज द आईआईपी ग्रोथ रेट फॉर अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 के लिए आईआईपी विकास दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 0.4%। तो क्विक एस्टिमेट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रिलीज कर दिया जाता है हर महीने के 28 को। आईआईपी ग्रोथ रेट जो अक्टूबर 2025 के लिए 0.4% है, ठीक है। सितंबर 2025 में ये 4% थी। ग्रोथ रेट्स ऑफ द थ्री सेक्टर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी अक्टूबर 2025 के लिए -1.8%, 1.8% और -6.9% रहा रेस्पेक्टिवली। क्विक एस्टिमेट्स ऑफ आईआईपी ये 150.9 है। अगर हम कंपेयर करें अक्टूबर 2024 से, वहाँ 150.3 था। Where did the DRDO conduct a successful high-speed rocket sled test of fighter aircraft escape system at controlled velocity? DRDO ने नियंत्रित वेग पर लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम का सफल उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट किया है फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का कंट्रोल वेलोसिटी पर। ये टेस्ट किया गया है रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी जो कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ऑन विच डेट इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है December 7। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या फ्लैग डे ऑफ इंडिया ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, साल 1949 से मनाते आ रहे हैं। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो इसका 5th एडिशन है 2025 में। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। जो भारतीय दल है इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है डोगरा रेजिमेंट के द्वारा। व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 9 दिसंबर। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये पास हुआ था 31 दिसंबर 2003 को, 31 अक्टूबर 2003 को, तभी से मनाया जाता है। थीम है इसका साल 2025 में यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये 15 दिसंबर को दोहा कतर में होगा। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। वेयर वर द गलवान वॉर मेमोरियल एंड द श्योक टनल इनोग्रेटेड बाय द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान युद्ध स्मारक और श्योक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं और लद्दाख से ये समर्पित किए गए, डेडिकेट किए गए। 2 यूनियन टेरिटरीज और 7 स्टेट्स में फैले हैं ये प्रोजेक्ट्स, जैसे लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। 28 रोड्स हैं इनमें, 93 ब्रिजेस हैं, 4 मिसलेनियस हैं। ये सभी बीआरओ ने बनाए हैं 5000 करोड़ रुपए की कॉस्ट से। साथ ही इन्होंने दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, यहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया श्योक टनल पर, है ना। श्योक टनल भी उद्घाटन की गई है। गलवान वॉर मेमोरियल भी उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। गवर्नमेंट ने बीआरओ का बजट ही बढ़ा दिया है। जो 2025-26 का बजट जो यूनियन बजट था उसमें 7146 करोड़ रुपए बीआरओ के लिए दिए गए हैं। Which country will host the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2025? कौन सा देश 2025 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के 20th सेशन को होस्ट करेगा 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहली बार है जब भारत इस ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कमेटी सेशन को
होस्ट कर रहा है, और विशाल वी शर्मा जो कि इंडिया के परमानेंट डेलीगेट है यूनेस्को में, ये इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और 20th एनिवर्सरी भी है, भारत ने जब रेटिफाई किया था 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज 2005 में, उसकी भी एनिवर्सरी है इसी दिन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी जो ऑटोनोमस बॉडी है संगीत नाटक एकेडमी, ये नोडल एजेंसीज हैं इस 20th सेशन को होस्ट करने के लिए न्यू दिल्ली में। टू डेट की बात करें तो 15 इंडियन एलिमेंट्स इंस्क्राइब किए जा चुके हैं यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। इस साल भारत ने नॉमिनेशन भी डाला है छठ महापर्व और दिवाली के लिए यूनेस्को ICH लिस्ट के लिए। विच स्टेट टॉप द ओवरऑल मेडल टैली एट उद्भव 2025? उद्भव 2025 में समग्र पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने 6th नेशनल EMRS कल्चर एंड लिटरेचर फेस्ट एंड कला उत्सव उद्भव 2025 को होस्ट किया है केल यूनिवर्सिटी, वदेश्वरम, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है ओवरऑल मेडल टैली में, फिर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। विच अथॉरिटी ऑर्गेनाइज द निवेशक शिविर इन कोलैबोरेशन विद सेबी? किस प्राधिकरण ने सेबी के सहयोग से निवेशक शिविर का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी, यानी कि IEPFA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर को ऑर्गेनाइज किया है जयपुर राजस्थान में। इससे पहले पुणे, हैदराबाद, अमृतसर में भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं निवेशक शिविर। और इन्वेस्टर फोकस्ड इनिशिएटिव ये रहते हैं। निवेशक शिविर इनेबल डायरेक्ट फैसिलिटेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड शेयर्स पेंडिंग फॉर ओवर 6 to 7 years एंड प्रोवाइडेड ऑन द स्पॉट KYC एंड नॉमिनेशन अपडेट अलॉन्ग विद द एड्रेस पेंडिंग IPFA क्लेम इश्यूज। तो जिसका भी डिविडेंड्स रहा है, अनक्लेम्ड है, ठीक है, शेयर पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। और ऑन द स्पॉट KYC भी उसका हो जाएगा, नॉमिनेशन भी अपडेट हो जाएगा जो नॉमिनी होते हैं। वेयर वॉज द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 हेल्ड? वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए है पुरी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 को इनोग्रेट किया है पूरी उड़ीसा में। इन्होंने बताया कि भारत ने हाईएस्ट एवर एडिशन ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी ऐड की है करंट फिजिकल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में 31.25 गीगावाट ही, यानी कि जो नॉन फॉसिल तरीके से आती है, जैसे विंड हो गया, सौर हो गया, और इसमें से 31.25 गीगावाट में से 24.28 गीगावाट सोलर है। 2022 से 2024 के बीच में भारत ने 46 गीगावाट का जो है ग्लोबल सोलर एडिशन किया है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है भारत सोलर एनर्जी में। वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व भारत में है और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का भारत। NMDC recently signed an MOU with which institute to strengthen cyber security and advanced digital technologies? NMDC ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT कानपुर। तो NMDC जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है, इसने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ, ठीक है, ताकि दोनों मिलकर साइबर सिक्योरिटी के एरिया में कार्य कर सकें, मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन पर कार्य कर सकें, जैसे AI, मशीन लर्निंग। Through this partnership, NMDC will work with IIT Kanpur across key areas such as cyber security risk assessment, policy, governance and compliance support, artificial intelligence and machine learning integration and advancement, security operations and incident response, capacity building and knowledge sharing, and joint research and innovation. On which date did the Sardar at 150 Unity March conclude? Sardar at 150 एकता मार्च कब समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 2025। तो हिस्टोरिक सरदार एट 150 यूनिटी मार्च जो कि 26 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, करमसद जो कि बर्थ प्लेस सरदार पटेल का, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें बोलते हैं, तो ये समाप्त हुआ है 6 दिसंबर 2025 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में। 182 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 190 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, 150 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो 182 किलोमीटर की पदयात्रा ये रही है। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च एक की कंपोनेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 साल का सेलिब्रेशन कर रही है सरदार पटेल का 150th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। विच एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया एनुअल समिट टुक प्लेस इन 2025? भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 23rd। तो प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन,
ये भारत आए थे 4-5 दिसंबर को यहीं रहे, क्योंकि 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट यहाँ पर हुई थी। इस बार 25th एनिवर्सरी भी है डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया के बीच में। पहली बार प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे अक्टूबर 2000 में। इसी दौरान कुछ एमओयूज देख लें तो भारत और रशिया के बीच में साइन किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन के बीच में टेम्परेरी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन का एग्रीमेंट साइन किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड फेडरल सर्विस ऑफ सर्विलेंस ऑन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन वेलबींग, इनके बीच में फूड सेफ्टी संबंधित एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर संबंधित। जेएससी उरल कैम और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड इंडियन पोटास लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे एंड फेडरल स्टेट ऑटोनमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन नेशनल तोमसक स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके बीच में भी एक साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन साइन हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और लोमनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके बीच में भी एक कोऑपरेशन साइन हुआ है। एक एमओयू साइन हुआ है प्रसार भारती इंडिया और जॉइंट स्टॉक कंपनी गजप्रॉम मीडिया होल्डिंग रशियन फेडरेशन के बीच में। एक एमओयू साइन हुआ है प्रसार भारती और नेशनल मीडिया ग्रुप रशिया के बीच में। एक एमओयू साइन हुआ है प्रसार भारती और बिग एशिया मीडिया ग्रुप के बीच में। और एक एमओयू साइन हुआ है प्रसार भारती और एएनओ टीवी नोवोस्ती के बीच में। टीवी ब्रिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी और प्रसार भारती के बीच में कुछ अनाउंसमेंट भी किए गए हैं, जैसे प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030। रशिया ने डिसाइड किया है कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अडॉप्ट करेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित जो है। और इंडिया डॉट फैब्रिक ऑफ टाइम, ये एग्जीबिशन भी एक किया जाएगा नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी न्यू दिल्ली इंडिया और रशिया की एजेंसी के बीच में। ग्रांट ऑफ 30 days ई टूरिस्ट वीजा ऑन ग्रेटिस बेसिस टू रशियन नेशनल्स ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। ग्रांट ऑफ ग्रुप टूरिस्ट वीजा ऑन ग्रेटिस बेसिस टू रशियन नेशनल्स, तो रशियन नेशनल को ई टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा भारत में। वेयर वॉज द अर्थ समिट 2025 इनोग्रेटेड, अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है गांधीनगर। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने अर्थ समिट 2025 को इनोग्रेट किया है महात्मा मंदिर गांधीनगर, जो कैपिटल है गुजरात की। और 13 नए सर्विस और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं सहकार सारथी के तहत, जैसे डीजीकेसीसी, कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस टैक्स, ईपीएसीएस बट का लार्जेस्ट स्क्रीन स्टोरेज एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम। What is the name of the annual Idea and Innovation Competition conducted by the Indian Army? भारतीय सेना द्वारा आयोजित वार्षिक आइडिया एवं इनोवेशन प्रतियोगिता का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इनो योद्धा। तो इंडियन आर्मी ने जो इसका एनुअल आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन एंड सेमिनार इनो योद्धा 2025 से कंडक्ट किया मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली में। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, जो कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ये भी मौजूद रहे। हर साल होता है ये, इंडियन आर्मी का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है आइडेंटिफाई, नर्चर एंड स्किल इन हाउस इनोवेशन के लिए। दिस इनिशिएटिव इम्पार्ट सोल्जर हु passed in the field realities to conceptualize practical solutions driven by professional expertise, ingenuity and technical skill। वही इनोवेशन संबंधित है, कोई सोल्जर इनोवेशन कुछ बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। Who hosted the first ever Global South seminar on public finance management in New Delhi? नई दिल्ली में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर पहली बार ग्लोबल साउथ सेमिनार की मेजबानी किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ सेमिनार ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। इस दौरान जो मेंबर्स हैं जैसे ग्लोबल साउथ के, जैसे गयाना, क्यूबा, मॉरिशस, मालदीव्स, तिमोर लेस्टे, फिजी, ये सब भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया टीसीए कल्याणी। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कृष्णवेणी संगीता निरंजनम ऑर्गेनाइज्ड? कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है विजयवाड़ा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संगीत नाटक अकेडमी और आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीता निरंजनम का थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया। इस साल का थीम रहा सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ तेलुगु म्यूजिक ट्रेडिशंस।
The FEI Asian Equestrian Championships 2025 were held in which country? FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियंशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है थाईलैंड। तो इंडियन इक्वेस्ट्रियन राइडर्स, इन्होंने FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 मेडल जीते हैं। ये चैंपियनशिप पटाया थाईलैंड में हुई है। श्रुति बोरा ने 3 मेडल जीते, आशीष माय ने भी 2 मेडल जीते इंक्लूडिंग गोल्ड। महापरिनिर्वाण दिवस कॉमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? महापरिनिर्वाण दिवस किस भारतीय लीडर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। महापरिनिर्वाण दिवस ये हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की, जो कि चीफ आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण एक अल्टीमेट स्टेट है लिबरेशन की, मतलब आप डेथ और बर्थ इनके चक्कर से छूट जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। डिपार्चर ऑफ बुद्धा भी डिनोट करता है जो परिनिर्वाण है शब्द है। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर जो है कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, और 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। वो मध्य प्रदेश में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित की गई, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। कुछ न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाए गए, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, और महड मार्च 1927 में इनकी अगुवाई में किया गया पब्लिक मैटर के लिए। और एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कालाराम टेम्पल मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया। पूना पैक्ट 1932 में इनका रोल रहा, और भारत रत्न इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया 1990 में। Where was the 11th edition of the India International Science Festival held? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है पंचकुला हरियाणा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 11th एडिशन पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ है। इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम रहा विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। इस फेस्टिवल को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली में होस्ट किया गया 2015-16 का एडिशन। 2018 फिर कोलकाता में, 2019 का लखनऊ में, 2020 का चेन्नई में, 2021 गोवा, 2022 भोपाल, 2023 फरीदाबाद और 2024 असम। According to the UN's World Urbanization Prospectus 2025 report, which city has become the world's largest by population? संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावना 2025 रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है जकार्ता। तो यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता, इसने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बन गई है पॉपुलेशन के हिसाब से। 42 मिलियन पीपल हाँ जो है जकार्ता में रहते हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, कोलकाता 90वें नंबर पर है इस लिस्ट में। जकार्ता के बाद दूसरे नंबर पर ढाका है, ढाका बांग्लादेश। तीसरे नंबर पर टोक्यो जापान, फिर 5वें पर शंघाई, फिर 6ठे पर भी चाइनीज सिटी ग्वांगजो, फिर कायरो, फिर मनीला, फिर 10वें पर सियोल साउथ कोरिया। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 को रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2025? मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल्स। ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल्स। ये डेट ही क्यों चुनी गई 10 दिसंबर की? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, जो कि पहला इस तरह का एक डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स से संबंधित। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द जेरूसलम मास्टर्स फाइनल? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जेरूसलम मास्टर्स फाइनल जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगाइसी। इन्होंने 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हरा दिया है जेरूसलम मास्टर्स फाइनल में, और ये ट्रॉफी जीत ली है। 55,000 US डॉलर की प्राइज मनी इन्हें मिली है। विच US बेस्ड चिप जायंट साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा ग्रुप टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया? किस अमेरिकी कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए
टाटा समूह के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंटेल। तो यूएस बेस्ड चिप जायंट इंटेल, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है टाटा ग्रुप के साथ, ताकि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जा सकें भारत में ही लोकल मार्केट के लिए। As per the MOU signed, Intel and Tata intend to explore manufacturing and packaging of Intel products for local markets at Tata Electronics' upcoming Fab and OS80 outsourced semiconductor assembly and test facilities। आप जानते हो कि टाटा ग्रुप जो है ये चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है भारत में, जैसे ढोलेरा गुजरात में है ना, और एक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड पैकेजिंग प्लांट असम में भी आ रहा है। The 8th edition of Exercise Garud is a bilateral air exercise between India and which country? अभ्यास गरुड़ का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। तो एक्सरसाइज गरुड़ जो कि बायलेटरल इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में, इसका 8th एडिशन 2025 में हुआ है फ्रांस में, एयरबेस 118 मॉन्ट डे मार्सन में। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की ओर से Su-30 Mark 1 फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया है, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबल मास्टर थर्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सभी पहुंचे फ्रांस। साथ ही आपको बता दें इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, देखिए ऊपर वाला गरुड़ है, दूसरा वाला गरुड़ शक्ति है, तो इसका 10th एडिशन हुआ है बकलो हिमाचल प्रदेश में। जो इंडियन कंटिजेंट है इसको रिप्रेजेंट किया गया पैराशूट रेजिमेंट की ट्रुप्स के द्वारा। Which of the following has partnered with Hitachi MGRMnet to accelerate nationwide innovation? निम्न से किसने राष्ट्रव्यापी नवाचार में तेजी लाने के लिए हिताची MGRM नेट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अटल इनोवेशन मिशन। देखिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिताची MGRM नेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप साइन की है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। भारत में सिंगल इनोवेशन प्लेटफॉर्म, इसका नाम है M*TM ग्लोबल AI कनेक्ट, इसके यूज़ और इसके डेवलपमेंट को लेकर ये MOU साइन किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उन पर रिलाई करता है। इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग इज बीइंग डिजाइन फॉर विच पोर्ट अथॉरिटी? भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक टग ग्रीन टग किस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए डिजाइन किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने स्टील कटिंग सेरेमनी को हरी झंडी दिखाई है। ये स्टील कटिंग सेरेमनी किसके लिए है? भारत की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को बनाने के लिए, मतलब शुरुआत हो चुकी है इसको बनाने के लिए, स्टील कटिंग सेरेमनी उसे बोलते हैं। ये टग जो है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला के लिए डिजाइन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत। NHAI has signed an MOU with which company to introduce a telecom-based safety alert system across national highway network? NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस जियो। तो नेशनल हाईवेज पर सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए NHAI ने MOU साइन किया है रिलायंस जियो के साथ, ताकि टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सके नेशनल हाईवे नेटवर्क पर। तो जियो का जो एग्जिस्टिंग 4G एंड 5G नेटवर्क है, ट्रैवलर्स को एडवांस वार्निंग मिल जाएगी उनके मोबाइल फ़ोन पर ही, जैसे ही वो किसी आइडेंटिफाइड रिस्क लोकेशन पर पहुंचते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट प्रोन स्ट्रेचेस हैं, स्ट्रे कैटल जोन है, फोग अफेक्टेड एरिया है, या फिर इमरजेंसी डाइवर्जन है, तो SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर हाई प्रायोरिटी कॉल्स के द्वारा उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा जो भी ट्रैवलर्स हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है 1033। विच स्टेट्स ट्रेडिशनल ट्राइबल ब्रीड दाव रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग? हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी ब्रीड दाव को GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशनल ट्राइबल ब्रीड है दाव, और इसका जो हाईलैंड चीज है याक चुरपी, इसे GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिले हैं इन्हें। और अरुणाचल प्रदेश में भी अब 20 GI टैग आइटम्स हो चुके हैं, और उद्देश्य 2030 तक 50 GI टैग आइटम पूरे करना। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म? किस संगठन ने बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है NWBL। तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NWBL, इसने
बैंकिंग कनेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, जिससे हमारी जो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाए। इंटर ऑपरेबल मतलब कई सारे सिस्टम्स की कैपेबिलिटी कि वो एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। The new system is designed to reduce the complexity of current net banking processes, which often require multiple integrations, varied customer credentials, non-standard settlement flows। तो यहाँ पर ये इंटरऑपरेबल वर्कफ्लो प्रोवाइड कराता है, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस है, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, जो भी ट्रांजेक्शन कैप्स है उनको रिमूव करता है, स्टैंडर्डाइज एपीआईज को इंट्रोड्यूस करता है ताकि डिलेज ना हो सके। Which international institution approved the 475.8 million US $475.8 million loan package for Northeast India, including Assam and Meghalaya? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के लिए 475.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 475.8 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन पैकेज अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। इसमें आसाम की जो टर्सरी हेल्थ केयर है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा 398.8 मिलियन यूएस डॉलर के पैकेज के साथ, और मेघालय का जो इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा 77 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 69 मेंबर्स हैं, और आपको बता दें इसकी स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1966 से पूछी जाती है एग्जाम में। हु वॉन द फॉर्मूला वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर? अपने कैरियर में पहली बार फॉर्मूला वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस इन्होंने आबू धाबी ग्रां प्री में तीसरे पोजीशन पर रही है, और इतना ही जरूरी था इनके लिए, अगर ये तीसरे पर भी आते बस पोडियम फिनिश इन्हें करना था, और ये फॉर्मूला वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं पहली बार अपने कैरियर में। रेड बुल के जो मैक्स वर्स्टैपन है, ठीक है, वो अब तक जीतते आ रहे थे, तो उनका जो राज इन्होंने खत्म किया। नॉरिस फर्स्ट मैकलेरन ड्राइवर है, मतलब जिस टीम के लिए करते हैं, मैकलेरन टीम के लिए रेसिंग करते हैं, जिन्होंने टाइटल जीता है 2008 के बाद। 2008 में लुइस हैमिल्टन ने जीता था। केवल इन्हें पोडियम पर फिनिश करना था, यानी कि टॉप 3 पोजीशन पर आना था इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। बाकी जो ये आबू धाबी ग्रां प्री है इसे जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। दूसरे नंबर पर ऑस्कर पिएस्ट्री रहे हैं। नॉरिस becomes 11th British driver to win this title. When is International Mountain Day observed each year? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है दिसंबर 11। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ ये इस डे को कोऑर्डिनेट करता है। एनुअल सेलिब्रेशन और इसका थीम क्या रहेगा ये डिसाइड करता है। 2025 में इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बैंक के एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा गया है इंटरनेशनल माउंटेन डे। हु वाज ऑनर्ड विद द 8th पॉलस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड 2025? 2025 के लिए 8वें पॉलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर टेसी थॉमस। तो जानी मानी एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर टेसी थॉमस इन्हें 8वां पॉलस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 दिया गया है न्यू दिल्ली में। आपको बता दें इन्हें मिसाइल वुमेन बोला जाता है। भारत की मिसाइल वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर ये सर्व कर चुकी हैं अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डीआरडीओ में, और इन्हीं की अगुवाई में भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी हासिल की थी। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है पॉलस मार ग्रेगोरियस की मेमोरी में, जो कि स्कॉलर रहे, थियोलॉजियन रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के। विच इज द 7th ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू ओपन अ कैंपस इन इंडिया? भारत में कैंपस खोलने वाला 7वां ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इस 7th ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जो भारत में कैंपस खोलेगी, और हाल ही में 3rd ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, उसी दौरान ये अनाउंस किया गया है, और कैंपस खोलेगी बेंगलुरु में। Which company announced a 17.5 billion US investment for India's AI first future? किस कंपनी ने भारत के एआई केंद्रित भविष्य के लिए 17.5 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर हाउस माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने 17.5 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट घोषित की है भारत में, ताकि यहाँ पर
एआई से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स, ठीक है, यहाँ की एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाई जा सके। ये माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो एशिया में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। इससे पहले अक्टूबर में गूगल ने अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसके जरिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर एंड एआई हब ओपन करेंगे। 15 मिलियन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताई है अगले 5 साल में। इंडिया हैज साइन 7,995 crore rupees support package with which country for the Indian Navy's fleet of 24 MH-60R रोमियो सी हॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर्स। भारत ने भारतीय नौसेना के 24 MH-60R रोमियो सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के बेड़े के लिए किस देश के साथ 7,995 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है द यूनाइटेड स्टेट्स। तो भारत ने 7,995 करोड़ रुपए की एक डील साइन की है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसके जरिए इंडियन नेवी की जो फ्लीट है, जो पूरा बेड़ा है 24 MH-60R रोमियो सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का, तो उससे संबंधित जो सपोर्ट पैकेज है वो प्राप्त करेगा भारत। MS-60R इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, मल्टीपल मिशंस में इसका उपयोग किया जाता है। ये मैरीटाइम वेरिएंट है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का। According to Prime Time for Real Time 2024, UPI accounts for what share of global real time payment transactions? प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 49%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। इन्होंने ये कहा है कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से। और अगर हम एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट ऑन प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 की बात करें, इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उसमें 49% यूपीआई का शेयर है। तो ये सब जानकारी पार्लियामेंट में दी गई है मंत्री द्वारा, इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर की है। बाकी पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी भारत द्वारा बनाया गया है, जो बैंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें टीयर 3 to 6 सेंटर्स में। Which Russian bank has launched a new mutual fund offering access for Russian retail investors to India's top equity index Nifty 50? किस रूसी बैंक ने एक नया म्यूचुअल फंड घोषित किया है या लॉन्च किया है जो रूसी खुदरा निवेशकों को भारत के शीर्ष इक्विटी इंडेक्स निफ्टी 50 तक पहुंच प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सबेर बैंक। रशिया का लार्जेस्ट बैंक है सबेर बैंक। इसने एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जिसके जरिए रशियन रिटेल इन्वेस्टर्स भारत में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबेर बैंक ने JSC फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट इंडिया। अब तक जो रशियन इंडिविजुअल थे उनके पास कोई डायरेक्ट रूट नहीं था कि वो पर्सनली इन्वेस्ट कर सकें इंडियन इक्विटीज में। विच बैंक पार्टनर विद टाटा रियल्टी टू प्रोवाइड द 1,280 करोड़ रुपीज ग्रीन लोन फैसिलिटी? किस बैंक ने 1280 करोड़ रुपए की ग्रीन लोन सुविधा प्रदान करने के लिए टाटा रियल्टी के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है DBS बैंक इंडिया। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, इन्होंने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन की है, या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन लोन फैसिलिटी साइन की है 1280 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसके जरिए ये इंटेलिजेंट पार्क गुरुग्राम इसको विकसित करेंगे। DBS बैंक इंडिया इंडियन आर्म है सिंगापुर के DBS ग्रुप की। Which spacecraft carried the US Russian crew to the International Space Station from Baikonur launch facility in Kazakhstan? कजाकिस्तान के बैकनूर प्रशिक्षण केंद्र से अमेरिकी रूसी दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है सोयूज MS-28। एक यूएस रशियन क्रू ऑफ 3 यानी कि 3 लोगों का क्रू रहा है, यूएस रशियन इसमें रहे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है रशियन स्पेस क्राफ्ट से, इसका नाम है सोयूज बूस्टर रॉकेट। तो ये बैकनूर लॉन्च फैसिलिटी कजाकिस्तान से इसने उड़ान भरी, सोयूज MS-28 को ऑर्बिट में स्थापित किया। तो इसमें नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस विलियम्स और 2 रशियन क्रूमेट से सर्जी मेकाव और सर्जी कुड स्वेरको। कविंदपति नट्टू सकरई, a GI product from तमिलनाडु refers to कविंदपति नट्टू सकरई तमिलनाडु का एक GI उत्पाद क्या संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है जैगरी पाउडर। तो 5 प्रोडक्ट्स तमिलनाडु से, जैसे वोरायूर कॉटन साड़ी, कविंदापति नट्टू सक्करई जो कि जैगरी पाउडर है, नमक्कल मक्कल पथिरंगल जो कि सोप स्टोन कुकवेयर है,
ट्रेडिशनल थोयामल्ली राइस वैरायटी और अम्बा समुद्रम चोपू सामान वुडन टॉय, इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इस तरह से तमिलनाडु में 74 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। Which organization released its first ever guidelines on the use of GLP-1 medicines for obesity? किस संगठन ने मोटापे के लिए GLP-1 दवाओं के उपयोग पर अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है WHO। तो एक नई क्लास ऑफ मेडिसिन GLP-1, ये वेट लॉस करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि ओबेसिटी क्राइसिस को कॉम्बैट किया जा सके। What type of galaxy is अलकनंदा discovered by the researchers at पुणे? पुणे के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई अलकनंदा आकाशगंगा किस प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन है स्पाइरल गैलेक्सी है ये। तो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक वेल डिफाइंड स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है जो कि हमारे अपने मिल्की वे जैसी है, सिमिलर है, और इसका नाम रखा है अलकनंदा। रिवर है उत्तराखंड में, हिमालयन रिवर, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया अलकनंदा। 30,000 लाइट ईयर्स डायमीटर में है ये, और इसकी डिस्कवरी की गई है नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। What is the technical term for the requirement that messaging apps must work only when the registered SIM is present in the device? वह तकनीकी शब्द क्या है जिसके अनुसार मैसेजिंग एप्स तभी काम करने चाहिए जब डिवाइस में पंजीकृत सिम मौजूद हो? राइट आंसर ऑप्शन है सिम बाइंडिंग। तो ये चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जो ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ये डायरेक्शन दी है कि कोई भी यूजर, ठीक है, जिसके पास सिम कार्ड नहीं है और वो बिना सिम कार्ड के अपनी एप्लीकेशन चला रहा है, तो इस तरह के एप्लीकेशन ना चलाने दें, ठीक है, क्योंकि इससे फ्रॉड होने के खतरे रहते हैं, टेरर एक्टिविटीज से खतरे रहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सिम बाइंडिंग, यानी कि अगर आप कोई एप्लीकेशन चला तो आपके फ़ोन में वो सिम होना चाहिए जिससे रजिस्टर्ड हो आप। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल, अतराई, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, जोश, इन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं। SIM binding is a process where a messaging app verifies that the registered SIM card remains active in your device. If the SIM is removed, replaced, or deactivated, the app will stop functioning. For the first time, the Indian Navy officially recognized which category between peace and conflict? भारतीय नौसेना ने पहली बार शांति और संघर्ष के बीच किस श्रेणी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नो वार नो पीस। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इन्होंने एक इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025 रिलीज की है नेवी डे के दिन, और नो वार नो पीस इसको रिकॉग्नाइज किया है इन्होंने एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी के तौर पर पीस और कन्फ्लिक्ट के बीच में। जो इंडिया मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है इसको पहली बार 2004 में जारी किया गया था, फिर 2009 में, फिर 2015 में और अब 2025 में। Who became the first female cadet to be awarded the President's Bronze Medal for Overall Order of Merit at the NDA? एनडीए में समग्र योग्यता के लिए राष्ट्रपति कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन है सिद्धि जैन। सिद्धि जैन ये फर्स्ट एवर वुमेन कैडेट बनी है जिन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल मिला है एनडीए में। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने ये प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट ब्रोंज मेडल इनके यूनिफॉर्म पर पिन किया। साथ ही इन्हें एक बेस्ट ऑलराउंड एयर कैडेट का भी टाइटल दिया गया है। आर प्रगनंदा क्वालिफाइड फॉर द 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट आफ्टर विनिंग विच इवेंट? आर प्रगनंदा ने किस स्पर्धा में जीत हासिल करके 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है फिडे सर्किट 2025। तो इंडियन चेस प्लेयर आर प्रगनंदा ये 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इन्होंने हाल ही में फिडे सर्किट 2025 जीता है। 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट ये होगा साइप्रस में मार्च 28 से 16 अप्रैल के बीच में अगले साल। और विमेन सेक्शन की अगर हम बात करें कैंडिडेट टूर्नामेंट की, तो इसमें दिव्या देशमुख, कनिरो हम्पी और आर वैशाली क्वालिफाई कर चुके हैं। दीपावली वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन विच यूनेस्को लिस्ट इन 2025? पूछ रहे कि दीपावली को 2025 में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देखिए दिवाली और भी इसके अलावा 19 कल्चरल हेरिटेजेस
इन्हें यूनेस्को की एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की, तो उसमें शामिल किया गया। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, टेंजिबल जिन्हें छुआ जा सकते हैं। और ये फैसला लिया गया है 20th यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी सेशन के दौरान, जो कि न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में हुआ है 8 से 13 दिसंबर के बीच में। और आपको बता दें, दिवाली भारत की ओर से 16th इंडियन एलिमेंट है जो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अगर हम पड़ोसी देश से बात करें तो दिवाली के अलावा तंगेल बांग्लादेश, ये एक साड़ी वेविंग आर्ट है, काफी ट्रेडिशनल है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा, यूनेस्को ने 2003 में कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, यही इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज से संबंधित, 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में जब इसका सेशन हुआ था। दीपावली या दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में होती है। दिवाली के अलावा अगर हम और बात करें जो इस लिस्ट में है भारत की ओर से आइटम्स, तो वो दुर्गा पूजा है कोलकाता, कुंभ मेला है, नवरोज है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द तसराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब है, संकीर्तना ऑफ मणिपुर, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, छाऊ डांस, कलबेलिया डांस ऑफ राजस्थान, और मुदियट्टू ऑफ केरल, रम्मान फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल एंड कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, रामलीला एंड वैदिक चांटिंग। Who has been appointed as the new managing director of the Life Insurance Corporation of India (LIC)? भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है रामकृष्णन चंदेर। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि रामकृष्णन चंदेर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट ऑफिस एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे LIC में ही। बाकी आप जानते हैं कि LIC के CEO एंड MD है आर डोराईस्वामी, इससे पहले MD हुआ करते थे, ठीक है। और सतपाल भानु ये भी MD है, दिनेश पंत भी MD है, रत्नाकर पटनायक भी MD है। तो LIC में CEO और MD होते हैं और 4 MD अलग होते हैं। एक तो होता है CEO एंड MD और 4 MD अलग होते हैं, जिनके नाम हमने देख लिए। Who won the women's doubles title at 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल लखनऊ? लखनऊ में आयोजित 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रीसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद पुलेला। तो 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ है। टोटल प्राइज मनी इसमें $2,40,000 की थी। विनर्स की बात करते हैं, मेन सिंगल्स टाइटल हांगकांग के जैसोन गुनावन ने जीता, इन्होंने भारत के श्रीकांत किदाम्बी को हराया है। विमेन सिंगल्स टाइटल जापान की हिना अकेची ने जीता है। मेंस डबल्स की बात करें तो मलेशियन जोड़ी कैंग खाइजिंग और एरोन थाई इन्होंने जीता है। विमेंस डबल्स टाइटल भारत की जोड़ी त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने जीता है। मिक्स डबल्स टाइटल इंडोनेशिया के देजान फर्डिनेंसियस और बर्नाडाइन अनिंदिया वर्दाना ने जीता है। Which team did India defeat to win the bronze medal at the FIH Men's Junior World Cup 2025? FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया? राइट आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराया 4-2 से और ब्रोंज मेडल जीता है FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो कि चेन्नई में हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले 2005 में, 21 में, 23 में भारत को थर्ड प्लेस के लिए हार देखने के लिए मिली थी और ये भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल है 2016 के बाद से, जब 2016 में भारत ने गोल्ड जीता था। उसके बाद से इस कंपटीशन में भारत मेडल नहीं जीत पाया। और जो ये मेंस जूनियर टीम है हॉकी की, इसके कोच PR श्रीजेश हैं। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ये 14th एडिशन था इस बायनियल इवेंट का। 2 साल में एक बार होता है ये, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। चेन्नई में हुआ ये और मदुरई में हुआ, तमिलनाडु में, दोनों ही सिटीज में। डिफेंडिंग चैंपियंस जर्मनी ने फिर से टाइटल जीता, स्पेन को हराया इन्होंने 3-2 से पेनल्टी शूट आउट में, ठीक है। और जर्मनी मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस इवेंट की, इन्होंने 8 बार ये टाइटल जीता हुआ है। Who from India has been named 2025 Champions of the Earth, the United Nations highest environmental honor? भारत से किसे 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में नामित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सुप्रिया साहू। तो सुप्रिया साहू ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैं, इन्हें
2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सम्मानित किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। इनके अलावा और भी लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने 5 ग्लोबल विनर अनाउंस किए हैं, जिनमें सुप्रिया साहू भी शामिल हैं। किस दौरान? 7th यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली, जो कि नैरोबी केरल में हुई है। माफ कीजिएगा, मैंने गलती से केरल लिख दिया, नैरोबी केन्या है ना, केन्या, नैरोबी केन्या में हुई है ये समिट। अच्छा, साल 2000 में जो ये सुप्रिया साहू है, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू माउंटेन लॉन्च किया था सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए नीलगिरी से। 2005 में शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को चेयरमैन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का, और ये संजय कुमार अग्रवाल की जगह ले रहे हैं। सीबीआईसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है इंक्लूडिंग कस्टम्स ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इस सभी का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिम्मा सीबीआईसी का है। साथ ही आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी प्रवीण कुमार, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ डायरेक्टर जनरल का, क्योंकि इससे पहले जो इस पद पर थे दलजीत सिंह चौधरी, इनका रिटायरमेंट हो गया है। According to the Asian Development Bank's Asia and Pacific Growth Outlook report, what is India's revised growth forecast for financial 2025-26? एडीबी की एशिया और प्रशांत विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए वो 7.2% की है, पहले 6.5% थी फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। ऐसा इन्होंने अपने एशिया एंड पैसिफिक ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट में बताया है। बाकी आप जानते हैं कि भारत का जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रही है वो 8.2% रही है। क्राइसिल ने भी हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट हो 7% कर दी है, पहले 6.5% की हुई थी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। When is यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है December 12। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये दिसंबर 12 को एनुअली मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोट किया जाता है इसको। 2025 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कैंपेन का थीम रहा है अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2017 में इसको अनाउंस किया गया था, है ना। न्यूट्रलिटी मतलब वार से आप दूर रहे, इम्पार्शियल रहे। तुर्कमेनिस्तान के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था। Which company announced a $35 billion investment in India by 2030? किस कंपनी 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है Amazon। तो यूएस बेस्ड टेक जॉइंट है Amazon, इसने 35 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है 2030 तक, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। इससे पहले मैंने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है 17.5 बिलियन यूएस डॉलर की भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है एशिया में। और गूगल ने भी कमिटमेंट की है 15 बिलियन यूएस डॉलर की अपने एआई डेटा सेंटर ओपन करने के लिए, खास करके विशाखापट्टनम में। शहीद दिवस ऑन December 10 commemorates individuals who sacrificed their lives during which movement? 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला शहीद दिवस किस आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम मूवमेंट। तो शहीद दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है जिन भी इंडिविजुअल्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी असम मूवमेंट के दौरान, जो कि एक काफी लार्ज स्टेज पर एक एजिटेशन था। 1979 में लॉन्च किया गया था असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद द्वारा, ठीक है, जो लार्ज स्केल पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ हो रहा था, उसके विरोध में 1985 में कल्मिनेट हुआ, संपन्न हुआ जब असम अकॉर्ड को साइन किया गया। इसके तहत इंश्योर किया गया जो भी इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको उनका डिटेक्शन किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। Which company has collaborated with नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन to launch the nationwide acceleration program? किस कंपनी ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।
तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन्होंने एमओयू साइन किया है, ठीक है, एक तरह से हाथ मिलाया है ताकि नेशन वाइड स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। दिस इनिशिएटिव अंडर अंडर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत। तो ये प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें 50 हाई पोटेंशियल सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा अगले 3 साल तक। एंड्रेस बेबीज was sworn in as the Prime Minister of which country? एंड्रेस बेबीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी है चेक रिपब्लिक। तो एंड्रेस बेबीज इन्हें चेक रिपब्लिक का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी प्राग है। करेंसी है यहाँ की कोरोना। Which institution has entered into a strategic collaboration with Indian Navy and Apollo Microsystems? किस संस्था ने भारतीय नौसेना और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईटी मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन नेवी के साथ, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के साथ, ताकि जो कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इंडियन नेवी का एक इवेंट हुआ स्वावलंबन 2025 दिल्ली में, उसी दौरान ये एमओयू साइन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एनसीपीयू आर लोकेटेड? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो इंडिया पोस्ट ने एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज की है, अंटार्कटिका थीम पोस्ट कार्ड भी लॉन्च किए हैं 5 दिसंबर 2025 को। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए 25 साल हो गए इस संस्था को, ठीक है। और गोवा के गवर्नर बी अशोक गणपति राजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, गोवा में है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत आता है। और जो भी हमारा इंडिया का अंटार्कटिक बेसिस है, मैत्री और भारतीय आर्कटिक बेसिस है, हिमाद्री, इनको मैनेज करने में हेल्प करता है। अंटार्कटिका डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी। Who inaugurated the Semiconductor Process Gallery at SCL मोहाली? SCL मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव। तो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब, इनको इनोग्रेट किया है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब SCL मोहाली पंजाब में। The Ministry of Tourism, Government of India, and which payment card services corporation have signed a 2-year MOU to boost India's appeal as a premium destination for domestic and international travelers? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और किस भुगतान कार्ड सेवा निगम ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रीमियम गंतव्य के रूप में भारत की अपील को बढ़ाने के लिए 2 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मास्टर कार्ड ने एक 2 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि भारत को एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बनाया जा सके डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। तो मास्टर कार्ड का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, प्राइसलेस प्रोग्राम इसका नाम है। तो इसमें जो भी पूरे वर्ल्ड के काफ़ी प्रीमियम जो साइट्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं उसके बारे में डिटेल रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं। और भारत में गोवा से स्टार्ट हुआ है। इस priceless.com पर गोवा के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ पर क्रूज़ के बारे में कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, बीचेस के बारे में, अच्छे होटल्स के बारे में, स्पा के बारे में। तो इसी तरह से अब ये वाराणसी को भी दिखाएंगे इस पे, है ना, वे वाराणसी में जो आरती होती है, वहाँ के घाट, ये सभी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की इंटीरियर में जो वहाँ की अराकू वैली है और ट्राइबल आर्ट है, इनको दिखाएंगे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल फ्लैग्ड ऑफ? भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है नमो घाट वाराणसी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने देश का पहला फुली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल को हरी झंडी दिखाई है इससे कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। कहाँ से? नमो घाट वाराणसी से। ये लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल सिस्टम पर ऑपरेट करता है जो कि स्टोर्ड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट है केवल वाटर है, ठीक है, कोई धुआं गैस इस तरह से नहीं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है ये वेसल, इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। और जो इसकी पहली जर्नी शुरू हुई है 5 किलोमीटर की ट्रिप रही नमो घाट से ललिता घाट के बीच में, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स इसमें शामिल रहे, उन्होंने यात्रा की।
रिवर गंगा पर नेशनल वाटरवेज 1 में 28 मीटर लॉन्ग है, 5.8 मीटर वाइड वेसल है ये। और ये है FCV पायलट 01, ठीक है। इसके लिए ट्रिपार्टाइट्स एग्रीमेंट साइन किया गया था IWAI, CSL और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड के द्वारा। Which nation has introduced the world's first social media ban for children younger than 16? किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में पहली बार सोशल मीडिया बैन लगाया गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर अब ये लागू हुआ है, इसलिए फिर से चर्चा में है। तो ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विच और टिकटॉक, रेडिट, यूट्यूब, ठीक है। अब जो भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको ब्लॉक रखेगा ये। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन भी पनिशेबल होंगे अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं, और जो ये टेक कंपनीज है इन पर भी फाइन लगेगा अगर ये इस न्यू लॉ को ब्रीच करते हैं। एक और इसी तरह का देख लेते हैं न्यूज़। ऑस्ट्रिया, अब बात हो रही है ऑस्ट्रिया कंपनी की, जैसे कैपिटल वियना है। तो ऑस्ट्रिया ने एक लॉ पास किया है जिसमें हेड स्कार्फ्स को बैन कर दिया गया है स्कूल में गर्ल्स के लिए जो 14 साल से कम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है ताकि जो राज्य के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से 12 तक के, उन्हें एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाए जो भी मेजर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स हैं पूरे भारत में, ठीक है। इससे उनका कल्चरल अवेयरनेस बढ़ेगा, नेशनल इंटीग्रेशन, लर्निंग भी बढ़ेगी। जैसे आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, केरल, दार्जिलिंग, वाराणसी, ऋषिकेश, काफ़ी अच्छी स्कीम है। इस तरह की स्कीमें हर राज्य को लागू करनी चाहिए। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ले जाना चाहिए, ठीक है। एक तो नाम भी होगा कि हाँ भाई सरकारी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं बाहर, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही जाते हैं इस तरह से टूर पर, सरकारी स्कूल में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की जगह ले जाए तो स्कूल का भी प्रचार होगा कि हाँ ये लोग लेके जाते हैं सरकारी स्कूल। वेयर वॉज द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बे ऑफ बंगाल। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। बे ऑफ बंगाल में एक टेस्ट रेंज है, वहाँ से काफ़ी प्रिसाइजली इसको एग्जीक्यूट किया गया है। ब्रह्मोस यूनिट ऑफ सदर्न कमांड इसमें शामिल रही, और ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड भी इसमें शामिल रही है, और परफॉर्मेंस पर खरीद रही है ये टेस्ट। मैंडरीन ऑरेंज फ्रॉम विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? किस राज्य के मैंडरीन संतरे को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। तो मैंडरीन ऑरेंज जो कि दार्जिलिंग हिल्स में ग्रो होता है वेस्ट बंगाल के, और अपनी क्वालिटी एंड स्वीटनेस के लिए जाना जाता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग भारत में इसलिए दिया जाता है ताकि उसको ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस प्रोडक्ट की वो बनी रही कि इसी रीजन से संबंधित है। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको मैंडरीन ऑरेंज करके उत्तर प्रदेश में बेच रहा है। इसी के साथ टोटल 11 एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल से, इन्हें GI स्टेटस प्राप्त हो चुका है। पहला था यहाँ से दार्जिलिंग टी, ठीक है, जिसे साल 2005 में मिला था। Who was named the World Athlete of the Year Man at the 2025 World Athletics Award? 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्मंड डुप्लेंटिस। गजब के प्लेयर हैं, एथलीट हैं, स्वीडन के पॉल वोल्ट प्लेयर हैं ये, आर्मंड डुप्लेंटिस। और अमेरिकन स्प्रिंटर हैं सिडनी मैक्लोगिन लेब्रॉन। इन दोनों का ही वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया मेल और फीमेल कैटेगरी में रेस्पेक्टिवली 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड सेरेमनी में। डुप्लेंटिस को मेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है, वहीं मैक्लोगिन लेब्रॉन को वुमेन्स ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है। स्पेनिश रेस वॉकर है मारिया पेरेस, और केनिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर सेबेस्टियन सेव, इन्हें आउट ऑफ द स्टेडियम एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और केनिया के 800 मीटर रनर एमानुअल बायोनी, इन्हें मेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हाई जंपर निकोला ओलिसलेजर, इन्हें विमेन्स फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। राइजिंग स्टार्स अवार्ड दिया गया है एडमंड सिरन, केनिया की, और चाइना के जैंग जियालिन। बाय व्हाट परसेंटेज डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया राइज ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर ऑफ दिस फिस्कल ईयर? इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 18%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में 18% का राइज देखने को मिला है और ये 35.18 बिलियन इन्वेस्टर हो चुका है अप्रैल से सितंबर के बीच में। अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें, जो यूएस से एफडीआई आया है उसमें भी लगभग डबल इंक्रीज देखने के लिए मिला है, 6.62 बिलियन इन्वेस्टर का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और जो ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है अप्रैल से सितंबर के बीच में वो 29.79 बिलियन यूएस डॉलर की है। अच्छा, जून से सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें इनफ्लो 21% तक इंक्रीज हुआ था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड स्टीफन प्रिसनर ऑफ विच कंट्री एज द यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के स्टीफन प्रिसनर को भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने स्टीफन प्रिसनर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया नियुक्त किया। इससे पहले इस पोजीशन पर सोम्बी शार्प थे। विच इंश्योर हैज लॉन्च द प्लान्स प्रोटेक्शन प्लस एंड बीमा कवच? किस बीमा कंपनी ने प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच योजनाएं शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दो नए प्लान इंट्रोड्यूस किए, एक तो प्रोटेक्शन प्लस, दूसरा है बीमा कवच। तो LIC प्रोटेक्शन प्लस एक नॉन पार लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग भी देता है आपको। इसी तरह से LIC का बीमा कवच है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है फैमिली को। विच कंपनी रिमेन्स इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर? भारत की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादक कंपनी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन भी है HAL। तो इंडिया की 3 बिगेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इनका जो आर्म्स रेवेन्यू है, आर्म्स बनाने से जो इनका रेवेन्यू होता है उसमें राइज देखने को मिला है पिछले साल। ऐसा एक स्टडी में बताया गया है जिसे किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL, इन्होंने 8.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। उनका जो कंबाइंड डिफेंस रेवेन्यू है 7.5 बिलियन US डॉलर का रहा है। HAL की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर है, इसका आर्म्स रेवेन्यू 3.8 बिलियन US डॉलर का है और ये ग्लोबली 44th पोजीशन पर है। BEL की बात करें तो 3.8 बिलियन US डॉलर इसका आर्म्स रेवेन्यू है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो 58 है ग्लोबली। MDSL की बात करें तो इसकी ग्लोबल रैंक 91 है। US डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ये इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है, इसका रेवेन्यू 62 बिलियन US डॉलर है। 36 कोनार्क फेस्टिवल एंड 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल आर इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? 36वें कोनार्क महोत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी, इन्होंने चंद्रभागा बीच जो कि कोणार्क सन टेम्पल के पास है, यहाँ 36th कोणार्क फेस्टिवल और 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। 143 सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस इंडियन स्टेट्स एंड 5 डिफरेंट कंट्रीज जैसे स्पेन, रशिया, जापान, पुर्तगाल और श्रीलंका इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल को पद्मश्री सुदर्शन पटनायक की गाइडेंस में आयोजित किया जा रहा है। सुदर्शन पटनायक कई बार पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है, ये जो सैंड आर्ट बनाते हैं, ठीक है, स्कल्पचर है, ये सैंड आर्टिस्ट हैं। शिवराज पाटिल हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ विच लोकसभा? हाल ही में दिवंगत हुए शिवराज पाटिल किस लोकसभा के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10th लोकसभा। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर शिवराज विश्वनाथ पाटिल चाकुरकर, इनका निधन हो गया है 90 साल की उम्र में। ये 10th लोकसभा के स्पीकर थे 1991 से 1996 के बीच में। पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं 2010 से 2015 के बीच में, और यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे हैं 2004 में। लेकिन 30 नवंबर 2008 को इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि जो 26/11 का अटैक हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली और रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब तो देखने के लिए मिलता है कि मिनिस्टर रिजाइन कर दे, पर पहले मिनिस्टर रिजाइन कर देते चाहे किसी की भी सरकार हो, पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते थे जो मिनिस्टर होते थे। बाकी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैबिनेट में। एक और देखेंगे ऑबिचुरी, स्वराज कौशल जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे मिजोरम के, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। जो हमारी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनके हस्बैंड थे ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ NLSA? NLSA की केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है एस शिव कुमार। सीनियर प्रोफेसर एस शिव कुमार, इन्हें मेंबर नियुक्त किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो ये NALS है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। अच्छा, जो ये नालसा है, इसके जो पैट्रोन इन चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। इसी तरह का मैकेनिज्म कुछ स्टेट लेवल पर भी होता है, हाई कोर्ट्स में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होता है। करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा की जस्टिस विक्रम नाथ है। Who has been appointed as the CEO of Bank of America in India? भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है विक्रम साहू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रम साहू की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के भारत में। इससे पहले इस पद पर काकू नखाते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जयेंद्रन वेणुगोपाल, इन्हें अपॉइंट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत फाई? स्वागत फाई का पूरा नाम क्या है? पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। कई बार आता रहता है। तो मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, इसने एक सिंगल विंडो एक्सेस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको आसान बनाया जा सके और भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाए। इसका नाम है स्वागत फाई, यानी कि सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, जैसे किसी को सेबी से कोई परमिशन चाहिए, ठीक है, या फिर कोई चीज़ सबमिट करनी हो, किसी तरह के डॉक्यूमेंट, तो केवल ये सिंगल विंडो फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज हो सकता है। स्वागत फाई कैन रजिस्टर साइमल्टेनियसली एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विदाउट एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से रजिस्टर भी कर सकते हैं। SEBI has also extended the validity period for continuance of registration, including fee payment and KYC review to 10 years. पहले 5 साल का था, अब 10 साल बढ़ा दिया है। Who launched that 100-day intensive awareness campaign for a child marriage free Bharat in New Delhi? नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 100-डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत के लिए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, क्योंकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इसी मौके पर लॉन्च किया गया इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती सावित्री ठाकुर भी मौजूद रही। This national drive is being implemented in close coordination with the Ministry of Health and Family Welfare, Panchayati Raj, Rural Development and Education. NPCI International Payments Limited (NIPL) has announced a partnership with which countries? ACLEDA Bank PLC for digital payments. NPCI International Payments Limited ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि NPCI की इंटरनेशनल आर्म है, इसने पार्टनरशिप की है ACLEDA बैंक के साथ, जो कि फर्स्ट पब्लिक लिस्टेड कमर्शियल बैंक है कंबोडिया में। ठीक है, तो वही जब भी NPCI किसी के साथ करता है, इसका मतलब आप वहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है वो एक्टिव करना चाहते हैं उस कंट्री में, है ना, तो UPI इनेबल हो जाएगा कंबोडिया में भी इस तरह से। The Niti Aayog's Frontier Tech Hub, in partnership with which company, has released a national roadmap to transform India into one of the world's top 3 quantum economies by 2047. नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन है IBM। तो नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है, इसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत को वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमीज बनाया जा सके 2047 तक। द प्लान एम्स टू बिल्ड होम ग्रोन क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फोस्टर एट लीस्ट 10 ग्लोबली कंप्लीटेड क्वांटम एंड कैप्चर अ मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल क्वांटम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज मार्केट। Which Finnish company has partnered with Bharat Airtel to make the operator's network capabilities available to third party developers? किस फिनिश कंपनी ने
यानी कि फिनलैंड की कंपनी ने भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है ताकि ऑपरेटर की नेटवर्क क्षमताओं को तीसरे पक्ष के डेवलपर के लिए उपलब्ध कराया जा सके। राइट आंसर ऑप्शन सी है नोकिया। तो फिनलैंड की जो टेलीकॉम कंपनी है नोकिया, इसने पार्टनरशिप किया भारतीय एयरटेल के साथ ताकि ऑपरेटर नेटवर्क कैपेबिलिटीज को अवेलेबल किया जा सके थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए। एयरटेल अपना जो नेटवर्क एपीआई है उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ऑफर करेगा नोकिया के नेटवर्क के जरिए एज ए कोड प्लेटफॉर्म। विच कंपनी पार्टनर विद गतिशक्ति विश्वविद्यालय टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च? किस कंपनी ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अमेजॉन। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजॉन के बीच में, ठीक है। और किससे संबंधित है? नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक करिकुलम, जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज से संबंधित। अमेजॉन चेयर प्रोफेसरशिप सेटअप किया जाएगा गतिशक्ति विश्वविद्यालय में, रिसर्च की जाएगी वेयर हाउसिंग सेक्टर में। हु विल बी स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है राजकुमार गोयल। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर राजकुमार गोयल, इन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है और इन्हें शपथ दिलाई जाएगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको बता दें इससे पहले सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रह चुके हैं। सीआईसी की पोस्ट खाली थी क्योंकि हीरालाल समरिया जो कि इनसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, ये रिटायर हो चुके थे 13 सितंबर को। 3 मेंबर पैनल ने इनका नाम जो है डिसाइड किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 मेंबर पैनल नियुक्त किया गया था। इसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया है अपना, ठीक है, ये मंजूर नहीं थी इस नाम से। और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी अपॉइंट किए गए हैं। इसी के साथ जो ये कमीशन है ये अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ चुकी है लगभग 9 साल के बाद, ठीक है। और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं इसमें, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो टेन्योर होता है कमिश्नर्स का वो 3 साल का होता है। व्हाट इज द अप्रूवल कॉस्ट फॉर कंडक्टिंग सेंसस 2027? जनगणना 2027 आयोजित करने की स्वीकृत लागत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 11,718 करोड़ रुपए। देखिए पूरा मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ सेंसस के इन 2 स्लाइड्स में, ये आपको पढ़कर जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनियन कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव कर दिया है सेंसस 2027 के लिए, जो 2027 जनगणना है उसके लिए। जो ये सेंसस होगी 2027 की, ये 16th सेंसस है इस सीरीज में और इंडिपेंडेंस के बाद 8th है और लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है पूरे वर्ल्ड में। कास्ट इमिग्रेशन भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा सेंसस 2027 में, यानी कि कास्ट सेंसस भी होगी। ये फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस है। मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा 16 लैंग्वेजेस में। 2 फेजेस में होगी। पहली है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल टू सितंबर 2026, दूसरा है पॉपुलेशन न्यूमरेशन फरवरी 2027। पूरी पॉपुलेशन हमारे देश की कवर की जाएगी। सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990, इसके जरिए ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है भारत में सेंसस कराने के लिए। अच्छा, जो ये सेंसस 1948 एक्ट है, इसकी वजह से बाध्य नहीं है गवर्नमेंट कि आपको जो है कोई टाइम लाइन है कि 10 साल में आपको सेंसस करानी है, ठीक है, ऐसे कोई बाध्य नहीं है, वो सरकार कराती आ रही है 10 साल में। जो नेशनल सेंसस है वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी और जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सेंसस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर 2026 से। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में प्रस्तावित थी लेकिन कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाई। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। तो यही देखता है सेंसस ऑफ इंडिया का पूरा कामकाज। और जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर है इंडिया के फिलहाल मृत्युंजय कुमार नारायण है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस ये भारत में 1872 में हुई थी जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो थे। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ये 1881 में हुई थी। WC प्लाउडेन ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उस वक्त। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं सेंसस से संबंधित, ये आपको पढ़कर जाने हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है December 14। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है 1991 से ही। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है, ये इस सेलिब्रेशन को मनाती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। Who has been chosen as the next United Nations High Commissioner for Refugees? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बरहम सली। इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट है बरहम सली। ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फॉर द यूनाइटेड नेशंस चुने गए हैं 5 साल के लिए। 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये इटली के फिलिपो ग्रैंडी को रिप्लेस कर रहे हैं इस पद पर। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। इससे पहले इस एजेंसी का नाम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन था। With the addition of Silisir Lake and Kopra जलाशय, how many Ramsar sites does India now have? सिलिसेर झील और कोपरा जलाशय को शामिल करने के साथ भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 96। तो सिलिसेर लेक अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। कोपरा जलाशय ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है। इन्हें लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि रामसर साइट में ऐड कर लिया गया है। इसी के साथ रामसर साइट्स की संख्या 96 हो चुकी है। जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वंडरफुल हैबिटेट है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। वेटलैंड्स को कंजर्व करने का इसका उद्देश्य रहता है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी इसे कहते हैं। रामसर इसका नाम इसलिए क्योंकि रामसर सिटी है ईरान में, उस वहाँ पर हुई था यह कन्वेंशन, 1971 में साइन हुआ था। जो रामसर सेक्रेटेरिएट है ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में 175, उसके बाद फिर मैक्सिको में 142। लार्जेस्ट सरफेस एरिया अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो ब्राज़ील में है। भारत में बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। देखिए अगर जीआई टैग की बात करें सबसे ज़्यादा यूपी में है। अगर हम सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स की बात करें तो तमिलनाडु में है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है इसको अडॉप्ट किया गया था। Which Italian fashion brand signed an MOU to sell Kolhapuri slippers in collaboration with Leather Development Corporation of Karnataka and Maharashtra? किस इटालियन फैशन ब्रांड ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के चमड़ा विकास निगमों के सहयोग से कोल्हापुरी चप्पलें बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रादा। इटालियन फैशन ब्रांड है प्रादा। इन्होंने कोल्हापुरी स्लीपर्स सेल करने के लिए एक MOU साइन किया है लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के साथ। 3 मोर MOUs साइन किए गए हैं जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट भी है जो इटालियन मेटल इक्विपमेंट मेकर डेनियल ग्रुप को दिया गया है। नेपोलिस ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड ने भी एक MOU साइन किया है क्वेरा SPE के साथ ताकि 100 स्टोर्स खोले जा सकें इटालियन रिटेल फैशन फर्म के। विच बैंक इज बीइंग अमलगमेटेड इनटू द भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? किस बैंक का विलय भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम ऑफ एमलगेमेशन सैंक्शन कर दी है अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमोद गुजरात की भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात के साथ। तो जितनी ब्रांचेस हैं अब अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमोद गुजरात की, ये अब भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात की ब्रांच के तौर पर कार्य करेंगी। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात है इसका एमलगेमेशन कर दिया है कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात के साथ। Where was the 4th cooperative मेला 2025 inaugurated? चौथे सहकारी मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है आसाम। 4th कोऑपरेटिव मेला 2025 ये गुवाहाटी आसाम में आयोजित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृष्ण पाल गुर्जर के द्वारा। वेयर वॉज क्राफ्ट कथा 2025 इनोग्रेटेड? क्राफ्ट कथा 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। राज्यसभा MP सुधा मूर्ति ने क्राफ्ट कथा 2025 को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स वीक 8 से 14 दिसंबर के बीच मनाया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने क्राफ्टेड फॉर द फ्यूचर एक एग्जीबिशन है इसको इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। According to the Union Budget 2018-19 announcement, minimum support price for the mandated crops is fixed at least at 1.5 times the cost of production। ये बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है
केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुसार अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना निर्धारित किया गया है। देखिए, कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोपरा के लिए 2026 सीजन के लिए। आपको बता दें, यूनियन नंबर 2018-19 में बताया गया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जितने मैंडेट क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम 1.5 गुना तो होना ही चाहिए जितना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पूरे देश में उसका। मतलब जो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस किसी फसल को के प्रोडक्शन के लिए जितनी कॉस्ट लग रही है उसका 1.5 गुना तो एमएसपी होना ही चाहिए। तो एमएसपी फॉर मिलिंग कोपरा ये 12,027 रुपये पर क्विंटल फिक्स किया गया है और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपये पर क्विंटल फिक्स किया गया है। व्हाट डज कोल सेतु स्टैंड फॉर? कोल सेतु का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पॉलिसी फॉर ऑप्शन ऑफ कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन यानी कि कोल सेतु, इसको अप्रूव कर दिया है और इसके जरिए एक नई विंडो बनाई गई है, कोल सेतु विंडो। ठीक है, जो एनआरएस लिंकेज पॉलिसी है यानी कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर लिंकेज ऑप्शन पॉलिसी 2016 है, उसके लिए द पॉलिसी विल अलाउ द एलोकेशन ऑफ कोल लिंकेजेस ऑन ऑप्शन बेसिस ऑन लॉन्ग टर्म फॉर एनी इंडस्ट्रियल यूज एंड एक्सपोर्ट बाय एडिंग अ सेपरेट विंडो नेम्ड कोल सेतु इन द एनआरएस लिंकेज ऑप्शन पॉलिसी 2016। Which two entities signed a landmark MOU to expand mutual fund across India? भारत भर में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड बीएससी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीएससी जो कि एशिया का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने एक MOU साइन किया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड से संबंधित है ये। As part of the collaboration, BSC will facilitate the onboarding of eligible and trained postal officials through the generation of employee unique identity number for authorized channel, ensuring transparent and compliant distribution of mutual fund products. MD and CEO BSC के सुंदररामन राममूर्ति हैं। Which ministry signed an MOU with Amazon to help PM विश्वकर्मा artisans access online markets? PM विश्वकर्मा के कारीगरों को ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने अमेजोन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमेजोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो आर्टिशंस हैं जो PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें ऑनलाइन मार्केट प्राप्त हो सके, उनका कस्टमर बेस बढ़ सके। PM विश्वकर्मा स्कीम को 17 सितंबर 2023 में प्रोवाइड किया गया था, ताकि जो भी आर्टिशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, स्किल ट्रेनिंग मॉडल टूल किट प्रोवाइड की जा सके उन्हें। हाउ मेनी ग्लोबल इंडिसेस आर ट्रैक्ड अंडर इंडियाज ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव? भारत की ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ पहल के तहत कितने वैश्विक सूचकांकों को ट्रैक किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 26। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये कई तरह के इंडिसेस कंपाइल करता है, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मंथली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है, ताकि 26 सिलेक्ट ग्लोबल इंडिसेस को प्रोजेक्ट मतलब उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, तो 26 की ग्लोबल इंडिसेस पब्लिश किए जाते हैं 16 इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा। 4 ब्रॉड थीम्स हैं, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस, इंडस्ट्री। तो इनको जो है इन पे कैसी भारत की प्रोग्रेस है उसको देखा जाएगा। जो 26 की इंडिकेटर्स हैं उन पर भारत की प्रोग्रेस कैसी चल रही है उनको मॉनिटर किया जाएगा। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग के तहत आता है, ये नॉलेज पार्टनर और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्य करेगा। 17 नोडल मिनिस्ट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। हरिद्वार, पंतनगर एंड ओली ऑफ विच स्टेट विल सून गेट वेदर रेडार्स? किस राज्य के हरिद्वार, पंतनगर और ओली में जल्द ही मौसम रेडार लगाए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को एड्रेस किया है देहरादून उत्तराखंड में। इन्होंने अनाउंस किया कि उत्तराखंड में पहले से ही 3 वेदर रेडार्स हैं, सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर और लैंडस्टोन में। 3 मोर रेडार्स भी आएंगे, जैसे हरिद्वार, पंतनगर और ओली में। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।